आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून सर। मैडम अभी हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज आया था कि बच्चे का आधार सेटिंग नहीं है, इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो रहा, और बच्चे को हमने बैंक में भेजा तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपका आधार अकाउंट से लिंक है। आधार लिंक है सर, आधार सीडेड नहीं है मैडम। आधार सीडेड तो कहीं नहीं है मैडम। मैम बैंक वालों के लिए सर वैसा बोलते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कि आधार लिंक है, और आधार सीडिंग का उनको पता ही नहीं क्या होता है सीडिंग। आप एक बार चेक कर सकते हैं ये चीज अपने पोर्टल पे जाके। नितिन जी आप बोलिए, नितिन जी आप बोलिए। मैं आपको बताता हूँ सर, आधार सीडिंग क्या होता है, आधार लिंक क्या होता है। उनको आपको बोलना है कि मेरी सरकारी स्कीम मांगे, उसमें मेरे को डीबीटी मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके लिए मेरे को अपना अकाउंट आधार सीडिंग कराना है, तब वो लोग समझ पाएंगे। उनको बोलना पड़ेगा, जैसे कि किसानों का आता है ना सर डीबीटी डीजा, उनका आधार क्रेडिट अकाउंट है वो, जैसे किसानों का आता है, ऐसे ही ये आपका इसका भी आपको आधार क्रेडिट कराना पड़ेगा। उनको बतानी पड़ेगी पहली बात कि सर मेरे को अपना आधार लिंक नहीं कराना है, मेरे को अपने आधार के ऊपर ये अकाउंट नंबर लिंक। मैडम गुड आफ्टरनून। अभी जो आधार सीडेड अभी आधार लिंक अलग अलग बताए ना, तो अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो रहा है सिर्फ उनके लिए करने का है या एग्जिस्टिंग को भी करने का है? सर सबके लिए, जिसको भी डीबीटी चाहिए सर अपना वो अपना आधार सेटिंग कराता है। ऑफिस है महाराष्ट्र स्टेट में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहाँ पे एक कैंडिडेट आया था जिसका आधार सीडेड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं इशू हो रहा था। जब आपने जो डिटेल्स में दिया है पेंडिंग में, बेनिफिशियरी पेंडिंग में, वहाँ पे जो डिटेल्स दिया है वैसे हमने चेक किया है आधार के साइट पे जाके, तो उसका आधार सीडेड बैंक अकाउंट है जो यहाँ पे डाला हुआ है, फिर भी उसका कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं हो रहा था। मैम इशू क्या रहा है, उसमें लिखकर क्या रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? वही एरर है कि उसका बेनिफिशियरी उसका क्रिएट नहीं हुआ है, इस करके उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। हेलो जी जी सर। मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी सर। कैंडिडेट का अकाउंट तो आधार सीडेड है, पर अभी उसकी बेनी आईडी क्रिएट नहीं हुई है, इसलिए आपको वो एरर आ रहा है। ओके, तो सर उसको कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का भी सेम इशू था, बट ओके पीएफएमएस रिस्पॉन्स आ गया सर। 72 आवर्स का कोई लिमिट है क्या? 72 आवर्स का कोई मैम हमारे पास टाइमलाइन नहीं है, मैम हमारे पास टाइमलाइन नहीं है। ओके, और एक क्वेश्चन ये था सर, हमारे आईटीआई के जो ट्रेड्स है जहाँ पे एडमिशन लेते हैं, उनके नाम 2007 से चेंज हो चुके हैं बहुत सारे। जैसे स्टेनोग्राफर है, पहले वो स्टेनोग्राफर सिर्फ इंग्लिश था, तो अभी उसका नाम चेंज होके स्टेनोग्राफर कम असिस्टेंट सेक्रेटरियल असिस्टेंट ऐसे हो गया है। तो ये चेंजेस हमारे जो पोर्टल पे है ना, जो बीटी आपको डीबीटी से बात करनी पड़ेगी, सेक्शन में डाल देने चाहिए, क्योंकि वो लोग फिर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ डीबीटी में बात करनी पड़ेगी। कोर्सेज जो डिफाइन करते हैं डीटी के अंदर, वो डीबीटी करता है। अगर आपको कोर्स पे चेंजेस कराने हैं तो आपको उसको बताना पड़ेगा डीजीटी को। अपने आरडीएसडी को बताइए, वो ईमेल एड्रेस दीजिए जहाँ पे मैं ये डिटेल्स भेज दूं, ताकि ये चेंजेस हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगभग 200 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ज्वाइन करना है। और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए महाराष्ट्र से एक जीआर निकला है 14 फरवरी को 2024 को, जिसमें हर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रेंटिसशिप कंपलसरी किया है। और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादातर स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, यही ट्रेड वहाँ पे असाइन कर सकते हैं हम लोग। तो हेलो सर। हाँ मैम बताइए। हाँ सर मैम बताइए मैम। हेलो हाँ जी सर, मैं बालागंज से बोल रही हूँ सर। हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें ऑनलाइन भी फॉलो नहीं किया था और डीबीटी भी फॉलो नहीं किया था, उसका कोई सॉल्यूशन है? ओके, के लिए नो मैम कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो ऑनलाइन क्लेम की तारीख थी वो 15 अक्टूबर 2023 थी, जो निकल चुकी है। अगर आपको डीबीटी अगर अभी चालू करना है तो आप आज से चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीबीटी के लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप ग्रेड पे पेमेंट आपका आज से चालू हो जाएगा। मतलब अभी डीबीटी को फॉलो कर सकते हैं? हाँ आज की तारीख से कर सकते हैं। मार्च की सैलरी के लिए कर सकते हैं, अप्रैल की सैलरी के लिए भी कर सकते हैं, फरवरी के लिए कर सकते हैं, जनवरी के लिए भी कर सकते हैं, जुलाई तक कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट अगर ऑनलाइन करना है तो कैंडिडेट का पेमेंट आप क्रिएट बेस करके आप आज से पेमेंट कर सकते हैं किसी भी महीने। जुलाई 23 से लेकर आज तक कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर
अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे पोर्टल के थ्रू जुलाई से लेकर आज तक का, तो कैंडिडेट को डीबीटी मिलेगा अगर ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो। ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं, बट उन्होंने सर अप्रेंटिसशिप गेटवे नहीं फॉलो किया, जैसे वर्चुअल अकाउंट से नहीं किया। आपने ओन गेटवे से पेमेंट किया ना, ओन गेटवे अगर पेमेंट करोगे तो उसमें डीबीटी नहीं मिलेगा। ये बात तो हमने पहले बताई हुई थी कि हम आपको अप्रेंटिसशिप गेटवे यूज करना है डीबीटी अवेल करने के लिए। हमने बताई हुई थी, बट जो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स है उन्हें काफियों को पता नहीं है इस बारे में। वो लोग ऐसे ही पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन ही बच्चों के अकाउंट में, बट उन्हें डीबीटी का नहीं मालूम। उनको गाइड करिए मैम, अगर डीबीटी चाहिए तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज पेमेंट उनको देना पड़ेगा डीबीटी का। अप्रेंटिसशिप गेटवे या वहाँ पर 2 गेटवे मेथड आता है, ऑन गेटवे या अप्रेंटिसशिप गेटवे। अगर आप अप्रेंटिसशिप गेटवे चूज करोगे तभी आप पेमेंट कर पाओगे। डीबीटी का मतलब डीबीटी जब मिलेगा। तो मैम मेरा नाम अशोक कुमार रेगर है, गवर्नमेंट आईटी चित्तौड़गढ़ से। यस सर, प्लीज आपके क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है मैडम, एक एस्टेब्लिशमेंट है प्राइवेट है जो डीबीटी लेता है, उनके 6 बच्चों के बेनिफिशियरी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है। बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट कर ली है लेकिन अभी बेनिफिशियरी आईडी बन के आई नहीं है, वो पेंडिंग स्टेटस शो हो रहा है। और उन्होंने बच्चों को ज्वाइन भी करा दिया है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट इशू होने में प्रॉब्लम आ रही है। सर वो कॉन्ट्रैक्ट जब इशू होगा जब बेनी आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो ये बेनिफिशियरी आईडी में कुछ टाइम लगता है सर? सर होने को 1 दिन में जाती है, होने को 2 दिन में लग सकते हैं, 3 दिन में लगता है, कोई टाइमलाइन नहीं है हमारे पास। अच्छा, एक चीज और पूछा था मैं, इसके लिए जो डीबीटी के लिए ये नेशनल बैंक का होना कंपलसरी है? जैसे कोई किसी एक बच्चे का था, मैंने देखा बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था उसका, तो उसमें उसका डीबीटी ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसको चेंज करवाना पड़ेगा? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनलाइज बैंक हो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, ये कुछ रूरल बैंक भी होते हैं, आरआरबी जो होती है रीजनल रूरल बैंक, वही क्षेत्र उस तरीके के सर अगर कुछ भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ये हमने सर गाइडलाइन में ओएम में भी दिया हुआ है। आप इस टाइप के जो बैंक है इसमें आप अपना मैंने उसमें खुलवा सकते हैं बच्चे का। एक चीज मैं पूछा था, तो बच्चों को बेनिफिशियरी आईडी को लेके बैंक में जाना तो नहीं पड़ेगा? नहीं सर, आधार अकाउंट ऑटोमेटिक हो जाएगा 1-2 दिन में, है ना? आधार सीडिंग तो आधार सीडिंग तो आधार सीडिंग का तो उनका मैंने सब बच्चों से लॉगिन करके देख लिया है। आधार सेटिंग उनका कंप्लीट है, एक्टिव भी है। मैंने खुद आधार नंबर डाल के ओटीपी लेके देखा था कि वो बेनिफिशियरी आईडी जो है वही पेंडिंग से हो रहा है। सर वो थोड़ा सा है टाइम, पर वो हो जाएगा, बेनिफिशियरी आईडी बन जाएगी सबकी। हमने पीएफएमएस से भी रिक्वेस्ट भेज दिया, उनसे भी हम लोग टच में हैं कि आधार से बेनी आईडी जल्दी बने, बेनिफिशियरी आईडी जल्दी बने। ठीक मैम, थैंक यू जी। नितिन जी। हाँ सर, मैं पुष्पेंद्र बोल रहा हूँ, चौमू ITI से। हाँ सर बताइए। सर एक थोड़ा सा पूछना था कि अभी आपने एक इस्टेब्लिशमेंट को बताया था कि जुलाई 2023 से भी जो है अप्रेंटिस गेटवे से यदि वो पेमेंट करते हैं तो डीबीटी का लाभ ले सकते हैं। हाँ जी। तो मतलब बैक डेट का भी लाभ मिल सकता है क्या? क्योंकि नियम ये था कि महीने की। मैं बताता हूँ, रुको सर, मैं आपको बताता हूँ। 1 जुलाई 2023, हाँ, अगर आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन गेटवे से, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर रनिंग में है तो आपको उसका लाभ मिल सकता है, कोई भी उसमें परेशानी नहीं है कैसे। पर सर वो जो एक बताया था कि भाई महीने की 10 तारीख के पहले पहले स्टाइफंड कैंडिडेट को क्रेडिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है सर, अब ऐसा नहीं है। अब आप पेमेंट कभी भी किसी भी समय बैच बना के, एक जैसे आपके पास काम करते हैं 50 कैंडिडेट, तो आप 50 बैच बना कर पेमेंट कर सकते हैं, एक बैच में भी पेमेंट कर सकते हैं, 10 बैच में भी कर सकते हैं, और किसी भी तारीख को कर सकते हैं। अब इसमें लिमिटेशन नहीं है अभी। तो मैं ऐसा समझूं कि अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट ने ओवन गेटवे से पेमेंट कर दिया, वो उनसे वापस पैसा ले ले और अप्रेंटिस गेटवे से उनको बैक पिछले महीनों का स्टाइपेंड दे दे तो हो जाएगा उसको? मुझे हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी बात और थी सर कि ये रूरल बैंक भी शामिल हो गया क्या? पहले रूरल बैंक इसमें शामिल नहीं थे डीबीटी के लाभ के लिए, फॉरेन बैंक और रूरल बैंक शामिल नहीं थे पहले। आपको मैम बताएंगे। हाँ
मैम जरा बताओगे इसके बारे में, रूरल बैंक भी है क्या अपने पास? हाँ, जो रीजनल रूरल बैंक है वो भी है इसमें इंक्लूडेड। शेड्यूल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। इनमें अगर आपने जनधन अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट खुलवाया, फिर जनरल अकाउंट खुलवाया बच्चे का, तो उसमें पेमेंट हो जाएगा, डीबीटी ट्रांसफर हो जाएगा। तो दीज आर द एलिजिबल बैंक। तो मैं ये मानूं कि अब केवल फॉरेन बैंक अगर है तो केवल उसी में डीबीटी नहीं जाएगा, बाकी सारे इंडिया में जितने भी बैंक है उनमें डीबीटी का लाभ मिल जाएगा, ऐसा समझूं मैं? फॉरेन बैंक है और उसकी इंडिया में ब्रांच है और वो शेड्यूल बैंक में आती है अंडर दी आरबीआई गाइडलाइन और दी डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, उस गाइडलाइन के अंदर, देन इट विल आल्सो बी इंक्लूडेड। ठीक है। शुरू में जब पहले डीबीटी शुरू किया था तब यही था कि रूरल बैंक और फॉरेन बैंक में तो डीबीटी का लाभ नहीं दे होगा। हाँ सर। पर अभी जो हमने बैंक की लिस्ट है वो बड़ी कर दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो ये बैंक, ऐसा नहीं हो लिमिटेड बैंक है और काफी सारे जो लोग हैं जिनके अकाउंट खुले हुए हैं वो डीबीटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब तीसरी बात ये कि अभी बताया कि जैसे बैंक में एक तो आधार लिंक करवाना और एक सीड करवाना, मैं टेक्निकली जानना चाहता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लिंक करवाना या सीड करवाने में क्या डिफरेंस है? सर लिंक कराने में आपको बताऊँ क्या होता है, खाता खुलवाते हैं ना, हाँ, तो उसमें उस समय जाते हैं, उस समय आधार नंबर मांग लेते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि आधार लिंक हो गया। हाँ, क्रेडिट का मतलब है कि जितनी मेरी सरकारी योजना का मेरे को बेनिफिट मिलेगा वो इस पर्टिकुलर खाते में मिलेगा, उसी खाते में मिलेगा जिसमें आधार सीडेड होगा। तो ये जो कई इस्टेब्लिशमेंट बैंक में जाके परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका सीटेड है, तो वो यूआईडी पर और इस पे एनपीसीआई पे चेक कर लें वो। आप चेक कर लें, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, बस या नहीं यही गाइड करना है कि भाई वो चेक कर लें एक बार, अगर बैंक बोल रहा है कि भाई कर दिया तो उसको वेरिफिकेशन कर लें। ओटीपी, आधार का ओटीपी डालोगे आपके पास आ जाएगा, आपका है या नहीं। सिंपल तरीका है। थैंक यू। मैं पुष्पेंद्र बोल रहा हूँ। मैं इस इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि कोई कैंडिडेट अगर एज ए इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रजिस्टर कर लेता है, क्योंकि कई कैंडिडेट ने हमारे यहाँ भी किए हुए हैं एज ए इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, उनको कॉल करते हैं तो पूछते हैं तो वो तो कहता है कि मैं तो अप्रेंटिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो आपके एंड से कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन डल सकता है क्या कि जब तक वो अपना पैन 10 नंबर या फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन नंबर जो नहीं उसमें प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर ले तब तक वो इस्टेब्लिशमेंट दिखाई नहीं देंगे? और डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन डलना चाहिए कि जब तक वो अपना फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन या अपना इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन 10 नंबर पैन नंबर इत्यादि नहीं डाल दे तब तक उसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो और वो डिस्प्ले भी नहीं हो। हाँ सालवी में बताइए, इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? क्या है सवाल? सॉरी मैंने पूरा सवाल नहीं पूछा। नितिन बताइए आप प्लीज, क्या सवाल है इनका? इनको ये चाहते हैं जब एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन से पहले ही उसका पैन, ईएसपी या 10 नंबर वगैरह पूछ ले ताकि वो फेक रजिस्ट्रेशन ना कर पाए। इन चीजों को डाले ये फेक नहीं सर, कोई कैंडिडेट एज ए एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। तो सर वो जो हम डिटेल ले रहे हैं, पैन वाली, जीएसटीएन नंबर जो हम ये सब ले रहे हैं, उससे तो सर वेरीफाई हो रहा है? बाद में लेते हैं ना, पर हम लोग मैम सारी डिटेल्स हम लोग बाद में लेते हैं। पहले केवल ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देते हैं और उसका प्रोसेस हो जाता है, तो बाद में हम सारी चीजें लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का? हाँ जी। मैं एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है तब हमारा इनिशियल फेज में हम सिर्फ मोबाइल नंबर ही ले रहे हैं। हाँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। हाँ जी। शालवी जी, मैं दोबारा से एक बार दोहराऊंगा मेरी बात को, आप सुनिएगा, हो सकता है कि समाधान निकल जाए। बोलूं? ओके सर, बताइए। देखिए, इस पोर्टल पर कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, टीपीए भी कर सकता है, बीटीपी वाला भी कर सकता है ना, सब कर सकते हैं ये चीज़ें। कई बार कैंडिडेट एज ए एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अपने आप को और वो AAA को दिखाई भी देने लग जाता है एज ए एस्टेब्लिशमेंट।
मेरा कहने का मतलब ये कि हम के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कुछ ऐसा बैरियर लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जब तक वो अपना जीएसटी पैन या उसका जो इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन है वो उसमें जब तक नहीं लगाए तब तक वो एज ए इस्टेब्लिशमेंट शो ही नहीं हो या रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो उसका। ओके सर, गॉट इट। क्योंकि हमारे यहाँ कई इनिशियली हमारा तो चेक लगेगा कि वो पहले जो एस्टैब्लिशमेंट है सबसे पहले तो वो अपना ये पैन और जीएसटी दे, उसके बाद फिर हम उसकी अदर डिटेल्स, यस, ताकि इससे हम लोग ये इंश्योर कर पाए कि कैंडिडेट नहीं अपनी अलग रजिस्ट्रेशन कर रहा है और वो एस्टैब्लिशमेंट है, और कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट है, वो अपनी वो उसको पता है वो अपनी अलग रजिस्ट्रेशन कर रहा है एज अ कैंडिडेट। अब हो क्या रहा है कि कई इस्टेब्लिशमेंट ने पहले अपना रियल रजिस्ट्रेशन करने के पहले ABCD 1 2 3 4 @ ऐसे करके अपना ट्रायल किया उन्होंने, और ट्रायल करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस एक तरह से प्रैक्टिकल कर लिया उन्होंने, पहले ट्रेनिंग ले ली उस पर, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। और कई बार जो है उनके कर्मचारी भी छोड़ के चले जाते हैं तो फिर दोबारा दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वो कर्मचारी छोड़ के चला जाता है तो तीसरा भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी कर पा रहे हैं ये लोग, और उनकी प्रोफाइल भी कंप्लीट नहीं होती है। तो कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। हम क्या है कि गार्बेज में काम कर रहे हैं कि इतना सारा गार्बेज भरा हुआ उस जगह पर, ये है बात। ओके, वी विल सी सर, थैंक यू। अगर हम ये प्रोसेस चेंज कर पाए तो वी विल सी सर, ये पॉइंट रेज करेंगे। एक बोलना था कि जब ये नया पोर्टल जब बना था ना, तब हर एक कैंडिडेट का एज ए एस्टेब्लिशमेंट करके एक कोड जनरेट होता था जब स्टार्टिंग में। तो अभी अगर स्टार्टिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स अगर चेक करते हो आप एस्टेब्लिशमेंट में जाके, तो हर एक कैंडिडेट जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है वो एज ए एस्टेब्लिशमेंट करके भी जनरेट हुआ है। तो आज हमारे पास अगर देखा जाए तो एक कंपनी के 4 5 6 ऐसे लॉगिन आईडीज दिखते हैं। तो वो डिलीट करने के लिए अगर कोई ऑप्शन हो, और ये रिस्ट्रिक्शन वाला जो सर ने बोला है वो भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर कैंडिडेट को ये समझ में आ जाएगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे हमें नहीं करना है।